प्रज्ञा पर फैसला 17 साल बाद सच सामने। मालेगांव धमाका, क्या बरी होंगी प्रज्ञा ठाकुर? साध्वी या साजिश, प्रज्ञा पर निर्णायक पल। मालेगांव केस, प्रज्ञा की राह में न्याय की कसौटी। प्रज्ञा ठाकुर 17 साल बाद सजा या बरी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। आज हम बात करेंगे उस धमाके की जो सिर्फ लोगों के जिस्म नहीं, भरोसे को भी चीर चीर कर गया था। 17 साल पहले 29 सितंबर 2008 की वो तारीख जब महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास बम धमाका हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। 6 बेगुनाह मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस धमाके को सिर्फ एक आतंकी घटना के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि इसकी जांच में जो नाम सामने आए उन्होंने पूरे नैरेटिव को बदलकर रख दिया। अब 17 साल बाद इस केस में फैसला आने वाला है 8 मई को। देश की निगाहें फिर से उसी शहर पर टिक गई हैं, मालेगांव पर। क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या फिर सियासत एक बार फिर कानून को हरा देगी? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। धमाके से लेकर अब तक का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं सिर्फ नारद मुनि लाइव पर। धमाके की दोषी कौन? प्रज्ञा कटघरे में। मालेगांव विस्फोट, साध्वी का अंतिम इम्तिहान। प्रज्ञा बनाम सबूत, अब फैसला अदालत का। साध्वी, साजिश और सजा, फैसला 8 मई को। क्या साध्वी प्रज्ञा बेगुनाह थी? 29 सितंबर 2008 की शाम मालेगांव की एक मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद लोग बाहर निकल रहे थे। ठीक उसी वक्त वहां एक मोटरसाइकिल पर बम फटा। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की दीवारें हिल गईं। विस्फोट से कई शरीर छलनी छलनी हो गए। चीख पुकार और सड़कों पर खून ही खून। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की जान गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। मृतकों में 19 साल का अजहर निसार भी था, जो बस चाय पीने मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ था। इस बम धमाके के बाद मालेगांव में भारी तनाव फैल गया। 15,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस पर पथराव हुआ। मौके पर पहुंचे अधिकारी भी घायल हुए, लेकिन इसके बाद जांच शुरू हुई और फिर सामने आया वो नाम जिसे सुनकर देश सन रह गया। बाइक में विस्फोटक था, आरडीएक्स टाइमर के साथ। पता चला कि ये बाइक रजिस्टर्ड थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ शिव नारायण कलसांगरा और श्याम साहू को भी पकड़ा गया। धीरे धीरे जांच का दायरा बढ़ा और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, रमेश उपाध्याय जैसे नाम सामने आने लगे। यहीं से शुरू हुई एक कहानी जिसमें भगवा, बम और बंदूक तीनों मिले और बना मालेगांव ब्लास्ट केस। इस केस की जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी गई और फिर एटीएस ने अपनी जांच में इसे सुनियोजित आतंकी साजिश बताया। एटीएस ने इस केस में मकोका की धारा लगाई। बताया गया कि अभिनव भारत नामक संगठन के जरिए देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की योजना थी। कर्नल पुरोहित पर आरोप लगे कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से आरडीएक्स मंगवाया और मालेगांव में धमाका करवाया। सवाल उठता है, क्या कोई धार्मिक संत कहे जाने वाली महिला बम धमाके की साजिश कर सकती है? क्या सेना में रह चुके कर्नल इस्लामिक मोहल्ले में बम फेंकने की प्लानिंग कर सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर आतंकवाद की परिभाषा क्या सिर्फ दाढ़ी और टोपी तक सीमित है? नारद मुनि लाइव ये सवाल भी पूछेगा और जवाब भी देगा। एटीएस की जांच कहती है जनवरी से लेकर सितंबर 2008 तक 4 राज्यों में मीटिंग्स हुई, फरीदाबाद, भोपाल, इंदौर और नासिक। इन मीटिंग में शामिल थे साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सेवानिवृत्त मेजर उपाध्याय और अन्य।
अभिनव भारत नामक संगठन बनाया गया। मिशन था हिंदू राष्ट्र का निर्माण। आरडीएक्स लाया गया जम्मू कश्मीर से। बम बना नासिक में। टाइमिंग, लोकेशन और बम प्लांटिंग अब सब प्लानिंग के तहत हुआ। ये सब जो हुआ एक प्लानिंग के तहत हुआ, एक योजना के तहत हुआ। एटीएस ने चार्जशीट दायर की, सबूत पेश किए, लेकिन जैसे ही केंद्र में सत्ता बदली, इस मामले में जांच की दिशा भी बदल गई। एनआईए ने कहा साध्वी निर्दोष है, सब साजिश थी उनके खिलाफ। अब वही एनआईए 2024 में कोर्ट से कहती है सजा दीजिए, आरोपी दोषी हैं। तो फिर सवाल, क्या जांच एजेंसी के मूड से सरकार या सत्ता चलती है या कोर्ट चलती है, या फिर देश का कानून अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इंस्पायर्ड है? एटीएस ने सुधाकर के घर से आरडीएक्स के अंश बरामद किए। मोबाइल रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स, बम बनाने के ऑडियो वीडियो क्लिप्स सब कोर्ट में पेश हुए। लेकिन केस की सबसे बड़ी चोट गवाहों की पलटी। 323 गवाहों में से 34 गवाह पलट गए। किसी ने कहा हमें धमकाया गया, किसी ने कहा हमने कभी आरोपी को देखा ही नहीं। अब सवाल, गवाह पलटे या सिस्टम ने पलट दिया? एक माँ है मेहजबीन, उसका बेटा अजहर नमाज पढ़ने गया था, वापस लौटा तो कफन। 17 साल हो गए, अब भी कहती है बेटा तो चला गया, कम से कम इंसाफ तो मिले। इस माँ की आंख अभी भी इंसाफ की राह देख रही है। सबके बच्चे आ गए, मेरे बच्चा भी तक आए नहीं। उसके बाद फिर हमारे उसके चाचा उधर से आए। फिर गरीब ने रोने लग जब समझा कि मेरा बच्चा नया कर। 8 मई को क्या इस माँ को इंसाफ मिलेगा? इस माँ जैसे सैकड़ों पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? इन सब की निगाहें 8 मई को आने वाले अदालत के फैसले पर टिकी हुई हैं। 8 मई को फैसला आएगा, लेकिन ये फैसला सिर्फ 8 लोगों का नहीं है। ये फैसला है देश के कानून, एजेंसी और न्याय व्यवस्था पर भरोसे का। अगर दोषी बरी होते हैं तो क्या होगा उस माँ का जिसने बेटा खोया? और अगर दोषी साबित होते हैं तो क्या देश सच्चाई को स्वीकार करेगा? साध्वी प्रज्ञा 2019 में सांसद बनी। चुनाव प्रचार के दौरान खुद को शुद्ध राष्ट्रवादी बताया। अब सवाल है, क्या एक आरोपी जो आतंकी हमले में चार्जशीटेड है, देश की संसद में बैठ सकती है? क्या हम आतंकवाद को अब भगवा, हरा, सफेद में बांट चुके हैं? मालेगांव का ब्लास्ट आज भी उन गलियों में गूंजता है। वो खून, वो चीखें, वो मातम आज भी लोगों को सताते हैं। तो क्या अब 8 मई को इंसाफ होगा? क्या अदालत उन 6 जानों के लिए फैसला सुनाएगी जिन्हें बिना कसूर मारा गया? या फिर 17 साल की जांच, बयान, पलटे हुए गवाह, बदले हुए रूप, ये सब न्याय को और उलझा देंगे? सवाल कई हैं, जवाब सिर्फ एक, न्याय। इसका जवाब 8 मई को मिलेगा और नारद मुनि लाइव उस फैसले का सबसे पहले आपके सामने रखेगा। तो आज के खुलासे में बस इतना ही, लेकिन याद रखिए ये मुल्क कानून से चलता है, मजहब के नाम पर बम रखने वालों से नहीं। और हाँ, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। फैसले के दिन हम फिर लौटेंगे उसी तेवर के साथ। तब तक जुड़े रहिए नारद मुनि लाइव के साथ, जहां सवाल पूछना जुर्म नहीं, फर्ज है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्योंकि आपका साथ हमारी ताकत है। इसके अलावा दोस्तों, आपसे एक और गुजारिश, सभी धर्मों का सम्मान करें, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।